नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इस बीच बिहार में सैन्य बैकग्राउंड से आने वाले एक व्यक्ति को, एक रिटायर्ड अधिकारी को राज्यपाल बनाकर भेजे जाने के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले, या यूं कहूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फैसले ने भी सबको चौंका दिया है। निर्दलीय सांसद कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मोदी सरकार जो है वो बिहार का बंटवारा करना चाहती है। बिहार से कुछ जिलों को निकालकर, खासतौर से मुस्लिम बहुल जिलों को निकालकर और पश्चिम बंगाल से मुस्लिम बहुल जिलों को निकालकर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाना चाहती है। यानी एक बार फिर से अमित शाह एक बड़ी आग से खेलने जा रहे हैं, इस तरह की आशंका पैदा हो गई है। क्योंकि विपक्षी सांसद इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। धर्म के आधार पर अगर यूनियन टेरिटरी या कोई नया राज्य बनाने का फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी तो ये भारत की शांति को भंग करने वाला उनका एक और बड़ा फैसला माना जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। 64 घंटे बाद, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 64 घंटे बाद इस देश की राजनीति में एक बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है। इस देश की राजनीति में एक बड़ा बवाल खड़ा होने जा रहा है और 64 घंटे बाद इस देश की राजधानी दिल्ली में जो बड़ा सियासी संग्राम होगा, जो बड़ा महासंग्राम होगा, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अपने अपने सांसदों को तुरंत दिल्ली आने का फरमान जारी कर दिया है और उन्हें यह आदेश दिया गया है कि वो कुछ खास दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। यानी 64 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन परिसर में मौजूद रहेंगे। लोकसभा के सभी सांसदों को राहुल गांधी ने भी, अपने कांग्रेस के सभी सांसदों को, और नरेंद्र मोदी ने भी अपने बीजेपी के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का आदेश दे दिया है। और उसी तर्ज पर एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दल भी अपने सांसदों को आने वाले घंटों में लोकसभा में मौजूद रहने का आदेश देंगे। वहीं राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर इंडिया गठबंधन में शामिल जो राजनीतिक दल है वो भी अपने अपने सांसदों को दिल्ली पहुंचकर संसद में 64 घंटे बाद, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं, 64 घंटे बाद संसद में मौजूद रहने का आदेश देने जा रहे हैं। यानी एक बड़ा सियासी संग्राम भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, एक बड़ा सियासी हंगामा नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होने जा रहा है। पिछली बार तो नरेंद्र मोदी सदन से ही गायब हो गए थे, नदारद हो गए थे। ये बताया गया कि उनको महिला सांसदों से खतरा है। इस बार वो अपने तमाम सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने को तो कह रहे हैं, लेकिन क्या वो खुद मौजूद रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो 64 घंटे बाद क्या होने जा रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में कौन सा बड़ा सियासी संग्राम होने जा रहा है, जिसके कारण से दोनों ही अपनी सेना को सजा रहे हैं, अपने तमाम सांसदों को दिल्ली बुलाने का फरमान जारी कर रहे हैं। इस बड़ी खबर के एक एक तथ्यों के साथ इस स्टोरी में मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे इस YouTube मंच के साथ जुड़े हैं तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइए और हमारे वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी हमारे वीडियो को देखे। कई बार YouTube जो होता है ना, वो कई वजहों से, क्योंकि हमारी बातें बहुत सारे लोगों को पसंद आती नहीं है, तो कई वजहों से प्रमोट करना बंद कर देता है। तो आपको खुद इस वीडियो को न केवल पूरा देखना चाहिए बल्कि कम से कम 5 लोगों तक फॉरवर्ड भी करना चाहिए ताकि हम जो आपकी बात कर रहे हैं, सही खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, कम से कम आप तक सही तथ्यों के साथ वो खबर पहुंचे। और अब आते हैं उस बड़ी खबर पर। 64 घंटे बाद क्या होने जा रहा है दोस्तों। 6 तारीख, 7 बज रहे हैं, 7 मार्च, 8 मार्च,
9 मार्च को सुबह 11 बजे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है। आप कहेंगे कि संसद का सत्र तो चल ही रहा था, पहला सत्र भी चल ही रहा था, दूसरे सत्र में क्या होगा? 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार देश की लोकसभा में 64 घंटे बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रखा है और इसलिए उन्हें अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी करके उन्हें 9 मार्च यानी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन और 10 मार्च दूसरे दिन, इन दोनों दिन लोकसभा में मौजूद रहने का आदेश दिया है। यानी 64 घंटे बाद जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोकसभा सांसद सदन के अंदर मौजूद रहें और बीजेपी की इस रणनीति को देखते हुए राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने लोकसभा सांसदों को 9 मार्च और 10 मार्च को लोकसभा के अंदर मौजूद रहने का आदेश दिया है, क्योंकि उस दिन मोदी के लोकसभा स्पीकर, भाई विपक्ष यही आरोप लगा रहा है, मोदी के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाग्य का फैसला होगा। वो लोकसभा स्पीकर बने रहेंगे या उनको स्पीकर का पद छोड़ना पड़ेगा, स्पीकर के पद से विदाई हो जाएगी और वो एक मामूली, ऐसे सांसद मामूली नहीं होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो एक सामान्य सांसद बनकर रह जाएंगे। ये फैसला 9 मार्च को होगा और ज्यादा से ज्यादा अगर बहस बहुत लंबी खींची तो 10 मार्च को भी ये फैसला हो सकता है, यानी एक दिन टेंटेटिव एक तरह से रख लिया गया है। आपको याद होगा संसद के बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी, वो जनरल नरवणे, रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल नरवणे साहब की किताब का हवाला दे रहे थे। राजनाथ सिंह खड़े हो गए, अमित शाह खड़े हो गए, पूछा किताब छपी क्या? अगले दिन वो किताब लेकर पहुंच गए। बाद में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दिया, पब्लिशर ने पल्ला झाड़ लिया, जनरल साहब ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन किताब तो मार्केट में थी, कहीं ना कहीं से वो किताब आई होगी। अब दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है ये पता नहीं, लेकिन इस मुद्दे ने सरकार को उस तरह से बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि 56 इंच के सीने पर सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि भैया उस किताब में लिखा था कि जब चीन की सेना टैंकों के साथ बढ़ रही थी, हमारी सेना प्रधानमंत्री से आदेश मांग रही थी, तो प्रधानमंत्री कई घंटों तक आदेश देने की हालत में नहीं थे। और बाद में जो उन्होंने कहा वो तो एक तरह से इतिहास ही बन गया। उसके बाद बजट सत्र पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन इस बीच में माहौल बदल गया, क्योंकि विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर विश्वास नहीं है का नोटिस दे दिया। तो आप इसको काम चलाओ भाषा में अविश्वास प्रस्ताव कह सकते हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता, विश्वास नहीं है जैसा नोटिस दिया जाता है। तो नोटिस दे दिया गया, नोटिस स्वीकार कर लिया गया। बाद में ओम बिरला, चूंकि नोटिस स्वीकार कर लिया गया, तो स्पीकर के पद पर वो बैठ नहीं सकते थे। उतना दिन नहीं था कि आप उस पर चर्चा करा सके। तो कभी जगदम्बिका पाल, कभी कोई और नेता जो कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन में शामिल है, वो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आए। और हमने देखा कि जब बजट पर राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो जो सभापति स्पीकर के आसन पर बैठे थे जगदम्बिका पाल और राहुल गांधी में कितनी तीखी नोकझोंक हुई। तो अब संसद के बजट सत्र के पहले दिन, दूसरे चरण के पहले दिन 9 मार्च को ओम बिरला के खिलाफ जो विश्वास नहीं का प्रस्ताव लाया गया है विपक्षी दलों द्वारा, उस पर चर्चा शुरू होगी। स्पीकर के पद पर ओम बिरला बैठ नहीं सकते, जाहिर सी बात है डिप्टी स्पीकर कोई है नहीं, तो जो उन्होंने पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया है उन्हीं में से कोई बैठे हुए नजर आएंगे, चाहे वो जगदम्बिका पाल हो या कोई और बैठे हुए नजर आए। ओम बिरला चाहे तो एक सांसद के तौर पर वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो फिर स्पीकर के आसन पर नहीं बैठेंगे, उन्हें नीचे सांसदों की जो चेयर होती है उस पर उनको बैठना पड़ेगा। तो 9 मार्च को ओम बिरला के भाग्य का फैसला होगा। जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल आरोप लगाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, सत्ताधारी दल उनको बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान प्रधानमंत्री को बचाते हुए जब बीजेपी के सांसद नजर नहीं आए, तो हमें यह देखना होगा कि ओम बिरला को बचाने के लिए बीजेपी के कितने सांसद आगे आते हैं। नजर इस बात पर भी बनाए रखनी होगी कि क्या इस व्हिप का पालन करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा के दौरान लोकसभा में मौजूद रहेंगे, क्या गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के दौरान लोकसभा में मौजूद रहेंगे, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में मौजूद रहेंगे, और क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत वो तमाम नेता जो गुजराती लॉबी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्या वो लोकसभा के अंदर मौजूद रहेंगे, क्योंकि व्हिप जारी हुआ है। गौर कीजिएगा। और इस व्हिप में यानी चर्चा होगी, चर्चा के बाद मतदान कराया जाएगा। और ये तकनीकी चीज मैं आपको बता दूं कि सामान्य बहुमत से
अगर विपक्षी दलों द्वारा लाया गया प्रस्ताव सामान्य बहुमत से भी पारित हो जाता है तो ओम बिरला साहब की विदाई हो जाएगी। ओम बिरला साहब को तुरंत स्पीकर के पद को छोड़ देना होगा और ये नैतिक रूप से सरकार की बड़ी हार होगी। अब से कुछ दिनों पहले तक नंबर गेम के मामले में सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसके बाद सिर्फ नीतीश कुमार ही डरे हुए नहीं है, चंद्रबाबू नायडू भी डर गए हैं, बाकी एनडीए गठबंधन में शामिल नेता भी डर गए हैं। तो अब ये नंबर गेम भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है। चलते चलते मैं आपको नंबर गेम बता दूं कि आज की तारीख में एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद है। तो ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा लाया गया प्रस्ताव अगर वर्तमान नंबर के आधार पर देखा जाए तो पारित नहीं होगा, ओम बिरला स्पीकर बने रहेंगे। लेकिन ये जो 293 सांसदों का जो बहुमत है एनडीए गठबंधन के साथ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 240 ही हैं। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है, वो नीतीश कुमार के हश्र से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन में अब इकलौते ताकतवर सहयोगी दल वही रह गए हैं जो किसी राज्य की सत्ता में है। नीतीश भी चले जाने वाले हैं तो उनको डर है। नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद है, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 सांसद है। बाकी तो मैं नीचे की बात क्या करूं, लेकिन बता देता हूं, चिराग पासवान 5 है, जयंत चौधरी 2 है, एचडी कुमार स्वामी यानी एचडी देवगौड़ा साहब की पार्टी के 2 है, जनसेना पार्टी यानी आंध्र प्रदेश की सरकार में जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण साहब, उनकी पार्टी के 2 सांसद है, अजीत पवार की पार्टी, स्वर्गीय अजीत पवार की पार्टी के 1, बाकी भी अन्य सांसद हैं। तो ये 293 का आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें से 16 टीडीपी अगर अलग कर देते हैं, 12 जनता दल यूनाइटेड अगर अलग कर देते हैं और 7 अगर सिंधे सेना यानी ये सिंधे की शिवसेना को भी अलग कर देते हैं तो आंकड़ा 258 पर आकर टिक जाता है। साथियों, इस चीज को जानना, इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है और इसलिए उनको एक एक सहयोगी दल के सांसदों को बांध कर रखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है उसके बाद थोड़ी सी खलबली तो बची हुई है। नंबर के मामले में कांग्रेस पार्टी के पास नंबर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी के पास 99 सांसद है। समाजवादी पार्टी विपक्षी खेमे में दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, इंडिया गठबंधन का 37 सांसद है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं क्योंकि उन्होंने उस पर नोटिस वाले प्रस्ताव पर सिग्नेचर नहीं किए थे, लेकिन उनके पास 28 सांसद है। डीएमके के पास 22 सांसद है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 सांसद है। शरद पवार की जो एनसीपी है 8 सांसद है। राष्ट्रीय जनता दल 4 है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 3 सांसद है। सीपीएम के 4 है। आम आदमी पार्टी के 3 है। आईयूएमएल के 3 है। लेकिन जो ना एनडीए में है और ना ही इंडिया गठबंधन में है उसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 4 सांसद है। ओवैसी साहब अपनी पार्टी के इकलौते सांसद है और आजाद समाज पार्टी काशीराम के चंद्रशेखर जो है वो इकलौते सांसद है। इनके रुख को भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये क्या करते हैं। मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि नंबर के मामले में एनडीए गठबंधन के पास खासी बढ़त है, लेकिन फिर भी डर तो सबको लगता है, क्योंकि कुछ भी किंतु परंतु हो गया तो सरकार के लिए ये एक बड़ी शर्मिंदगी का सबक होगा। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने के बाद एनडीए गठबंधन का गणित बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए 64 घंटे बाद होने वाले इस महासंग्राम के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसदों को व्हिप जारी करना पड़ा और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। देखते हैं 64 घंटे बाद 9 मार्च को, या यूं कहूं 10 मार्च को, यानी 9 को हो जाएगा या 10 को हो जाएगा, लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिरला के भाग्य का क्या फैसला होता है। वो बने रहेंगे या वो विदा हो जाएंगे। अपने दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या मानना है कि वो बने रहेंगे या विदा हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी स्पीकर को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, नए दर्शक के तौर पर अगर आप जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।